बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ, वही बद्रीनाथ जो उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, जिसकी प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक स्थिति इतनी संवेदनशील है कि हमारे पुरखों ने यहां शंख बजाना भी वर्जित कर दिया था। अब यहां एक साथ कई पोकलैंड और जेसीबी मशीनें चल रही हैं। पौराणिक बद्रीनाथ को नष्ट करके उसकी जगह पर एक मिनी स्मार्ट सिटी या स्मार्ट धाम बनाने की सनक के कारण ये वीडियो मैंने अब से करीब 1.5 साल पहले सितंबर 2023 में लिए थे, जब मैं इस तथा कथित मास्टर प्लान की असलियत देखने वहां गया था। चमोली के माणा में आए एवलांच के बाद जरूरी हो गया है कि हम बद्रीनाथ की सुरक्षा पर भी कुछ सवाल करें, क्योंकि बद्रीनाथ को इस मास्टर प्लान ने बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। चमोली जिले के माणा में आए एवलांच में बचाव अभियान खत्म होने की सरकारी घोषणा हो गई है। 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन मौतों से ज्यादा जिक्र इस बात का है कि 46 लोगों को बचाया गया। इन 46 में से 22 ने खुद को बचा लिया था। वे पीछे पीछे आ रहे बर्फीले तूफान के आगे आगे भाग रहे थे और आखिरकार सुरक्षित जगह पर पहुंच गए थे। हम सेना को सलाम करते हैं कि उसने 24 लोगों को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन सवाल यह है कि इन मजदूरों की जान खतरे में डालने और 8 मजदूरों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। मैं बात बोलेगी कि पिछले 2 वीडियो में भी अलग अलग तरह से सवाल उठा चुका हूं और आज फिर सवाल उठा रहा हूं। कहा जा रहा है कि इस घटना के लिए किसी व्यक्ति या किसी संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अरे क्यों भाई? मुझे जोशीमठ के मित्र अतुल सती से पता चला है कि एवलांच की आशंका से जोशीमठ के एक प्रमुख पर्यटन स्थल औली को खाली करवाया जा रहा है, जबकि औली में एवलांच जैसी कोई परिस्थितियां न तो पहले थी और न अब हैं। यदि औली में एवलांच आया भी तो सिर्फ औली ही नहीं, उसके ठीक नीचे जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा भी प्रभावित होगा। यानी कि माणा के अपने फेलियर को कवर करने के लिए आप औली खाली करने पर तुले हुए हैं। 2000 या उससे ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर पर्यटकों की आवाजाही रोकने के भी सरकारी आदेश हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि 2400 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 दिन पहले ही भारी बर्फबारी और एवलांच का पूर्वानुमान जारी किया गया था और इसी आधार पर 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखबा दौरा कैंसिल किया गया था। तो फिर करीब 4000 मीटर की ऊंचाई वाले माणा में मजदूरों को क्यों काम पर लगाया गया था, जबकि मुखबा की ऊंचाई तो सिर्फ 2700 मीटर के आसपास है और वहां एवलांच जैसा कोई खतरा भी नहीं होता। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर मजदूरों को काम पर रखे जाने का तर्क ये दिया जा रहा है कि यह बॉर्डर का इलाका होने के कारण सड़क हमेशा खुली रहनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये तर्क पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहां इतनी बर्फ गिरती है कि सड़क मार्ग का इस सीजन में किसी भी हालत में इस्तेमाल करना संभव नहीं है। मुझे एक तस्वीर याद आ रही है, जब केदारनाथ आपदा के बाद एक बहुचर्चित कर्नल साहब के नेतृत्व में वहां पुनर्निर्माण के काम चल रहे थे। सर्दियों में बर्फबारी हो रही थी और एक मशीन से बर्फ हटाई जा रही थी। आप समझ रहे हैं ना इसका मतलब क्या होता है? वो कहानी सुनी है आपने, जब बंदर राजा बन जाता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करता है और फिर कहता है कि नतीजा बेशक न निकला हो, लेकिन मैंने दौड़ भाग में तो कोई कमी नहीं की थी। यही हाल है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फबारी के दौरान बर्फ हटाने का नतीजा तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन लगता है कि सर्दियों में भी इस मौसम में भी काम लगातार हो रहा है। और जब यह बात स्थापित हो जाए कि काम लगातार हो रहा है तो बिना काम देखे अगला बजट मिल जाता है। दूसरा सवाल, इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में मजदूरों को टीन के कंटेनर में क्यों रखा गया था? ये कंटेनर इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाए गए थे कि बर्फीला तूफान आते ही 60 से 70 मीटर नीचे गिर गए, जैसा कि कई मजदूर बता रहे हैं?
क्या इन मजदूरों के लिए ठीक ठाक अस्थायी मकान नहीं बनाए जा सकते थे, या टिन शेड के कंटेनर भी किसी समतल जगह पर नहीं बनाए जा सकते थे। लेकिन इसका सीधा जवाब यह है कि आपकी नजरों में मजदूरों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। आप मानते हैं कि मजदूर तो पैदा ही मरने के लिए होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहनी है। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए आप यदि समर्थ हैं और चाहते हैं कि ये चैनल आगे भी चलता रहे, तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने बैंक डिटेल भी दे दी है। मजदूरों की बात चली है तो मुझे सिलक्यारा याद आ रहा है, जहां 41 मजदूर 17 दिन तक सुरंग में फंसे रहे थे। जब मैं सिलक्यारा गया तो स्थानीय लोगों ने बताया था कि सुरंग के मुहाने से 1 किलोमीटर दूर मलबा आया है, जहां सुरंग बंद हुई है। पहाड़ी की दूसरी तरफ से होल करेंगे तो फंसे हुए मजदूर कुछ 100 मीटर की दूरी पर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा करने पर सुरंग बना रही कंपनी का बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। मलबे में ही होल बनाने के प्रयास किए जाते रहे। लोगों का ध्यान बांटने के लिए एक विदेशी को बुलाकर मंदिर के सामने बिठा दिया गया। सूचना विभाग के एक बड़े अधिकारी को वहां मौके पर बिठाकर अंधविश्वास वाली खबरें प्लांट की गई और आखिर में फिर कुछ गरीबों की यानी रेत माइनर्स की जिंदगी खतरे में डालकर सुरंग में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। जब मजदूर बाहर आए तो किस तरह की नाटकबाजी हुई आपने देखा होगा, आपको याद होगा। 17 दिनों में किसी भी मजदूर के बाल दाढ़ी बेतरतीब नहीं बढ़े थे। सभी नहाए धोए और बालों में तेल डाले हुए थे और कहा गया कि बस अभी अभी निकल रहे हैं। ये ड्रामा इसलिए किया गया कि लोगों का ध्यान बटाया जा सके, मजदूरों की दुर्दशा पर किसी का ध्यान न जाए। माणा के एवलांच ने बद्रीनाथ की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे तो 3 से 4 हजार मीटर की ऊंचाई वाला बद्रीनाथ से माणा तक का पूरा क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, लेकिन स्मार्ट धाम के नाम पर बद्रीनाथ में जिस तरह तोड़फोड़ की गई है, उससे हिंदुओं का यह पवित्र धाम बहुत खतरनाक हो गया है। आपको पता है, बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। बचपन में इसे लेकर कई कहानियां हमने सुनी थी, जिनमें आतापी और वातापी राक्षस की कहानी प्रमुख थी। बाद में उच्च हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता को जाना, ग्लेशियरों के बारे में पढ़ा तो पता चला कि यह व्यवस्था आतापी वातापी के डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए की गई होगी ताकि शंख ध्वनि से ग्लेशियर न चटक जाए। हम जब कभी उच्च हिमालयी बुग्यालों में जाते थे तो बुजुर्ग हमें हिदायत देते थे कि जोर जोर से बात मत करना, खांसी आए तो मुंह पर हाथ रख देना। डराया जाता था कि ऐसा नहीं किया गया तो आछरियां यानी कि ऊंचे पहाड़ों में रहने वाली परियां हरण कर लेंगी। दरअसल ये काल्पनिक परियां इसलिए बनाई गई थी ताकि इन संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो। मैं 2023 के सितंबर में बद्रीनाथ गया तो वहां आधा दर्जन से ज्यादा जेसीबी और पोकलैंड मशीनें लगी हुई थी। पूरा बद्रीनाथ मशीनों के भारी शोर शराबे में डूबा हुआ था। जिस बद्रीनाथ में शंख बजाने तक की मनाही की गई थी, वहां दर्जनों भारी भरकम मशीनों ने इन पहाड़ों की हालत क्या कर दी होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। बद्रीनाथ के पंडा पुरोहितों ने मुझे बताया था कि मंदिर के ठीक पीछे पुरोहितों के घर बने हुए थे। ये मंदिर की सुरक्षा में महत्वपूर्ण थे। नारायण पर्वत की तरफ से यदि खिसक कर कोई ग्लेशियर आता या एवलांच आता तो पुरोहितों के घर मंदिर तक एवलांच को नहीं पहुंचने देते थे। एवलांच के कारण घरों में जो नुकसान होता था उसे की बाद में मरम्मत कर दी जाती थी। लेकिन अब स्मार्ट धाम के नाम पर पुरोहितों के घर तोड़ दिए गए हैं। ग्लेशियर और एवलांच की पहुंच अब सीधे मंदिर तक है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बिना समुचित अध्ययन और बिना जरूरी सावधानी के बद्रीनाथ में जिस तरह से भारी भरकम निर्माण कार्य करवाए गए हैं और जिस तरह से मंदिर के
75 मीटर के दायरे में सभी पुराने निर्माण हटा दिए गए हैं। उससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो सकता है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।